मैं मैं मोहम्मद असलम। आते हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं। इज पाकिस्तान गोइंग टू बी स्प्लिट इनटू पीसेस? चांसेस तो बहुत हाई है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। ऊपर से ये जंग अल्लाह ही खैर करे। खैर देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है हारिस सुल्तान का। पाकिस्तानी अवाम न्यूट्रल हो गई हैं। पाकिस्तानी अवाम न्यूट्रल हो गई, ऐसे कैसे? चलिए देखते हैं। जब से ये इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ फटा हुआ, तब से इमरान खान एक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इन्होंने पहले 1971 में भी अपनी ही आवाम के ऊपर जुल्म किया, जो कौम का मैंडेट था उसको चोरी किया, और उसके नतीजे में कशीदगी हुई, और फिर उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो खान साहब ये कह रहे थे कि अब ये वही हरकतें पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं कि क्योंकि वो ये समझते थे कि खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। पहले तो उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया और फिर उनका मैंडेट चोरी किया, फिर उनको अब जेल में भी तुरना वगैरह वगैरह। तो आप वही कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जो आपने 1971 में की थी, जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया था। और खान साहब ने तकरीबन ये बात को 2-3 दफा किया कि ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे पाकिस्तान टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपकी आवाम ही आपके साथ ना खड़ी हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना खड़ी हो, तो फिर उस मुल्क को जोड़ा नहीं जा सकता। हमारे ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, हाफिज साहब, पहलगाम में ये जो दहशतगर्दी हुई उससे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई नहीं अनडू कर सकता, यहाँ के बच्चा बच्चा माएँ भी हैं अपने बच्चों को देती हैं वगैरह वगैरह। वही जो इस तरह की 2 नंबर दोगली बातें होती हैं, चाहे उसका हकीकत से ताल्लुक हो ना हो। मैं आपको दिखा दूं कि बड़े अरसे से हमें तो पता है इस बात का कि बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। केपीके में एक बहुत बड़ी अलहदगी की तहरीक है। पीटीएम वो नॉन मिलिटेंट है। अभी मैं देख रहा था नसीम बलोच का बयान, तो बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट लीडर हैं नसीम बलोच, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। My brave Pashto brothers, I ask you today, how much longer will you wait? How long we will wait? How much longer will we beg for justice from the same hands that kill our children? How much longer will we plead for rights from a state that sees us as its enemy? How much longer will we participate in a system that is designed to crush us? Pakistan will never trust the Baloch, the Pashtun, or the Sindhi. We have tried everything: elections, assemblies, courts, and every time we have been met with betrayal, bullets, and bloodshed. The time for waiting is over. The time for freedom has come. Pashto brothers, I must say, do not wait any longer. बहरहाल ये काफ़ी लंबा इनका स्टेटमेंट था, लेकिन जिसमें ये यही कह रहे थे कि पश्तूनों को इकट्ठा कर रहे थे पीटीएम को, और वो कह रहे थे कि हमारे साथ जो जुल्म होता रहा, हमने हर चीज़ का कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बलोच, पश्तून और सिंधियों के ऊपर जुल्म होता रहा वगैरह वगैरह। तो अब ये वक्त आ गया कि आज़ादी के लिए हम खड़े हो जाएं। ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी मैं नहीं चाहता, या मैं कभी भी नहीं चाहता था ये कि पाकिस्तान टूटे। पाकिस्तान को मुत्तहिद रहना चाहिए, लेकिन जो इन्होंने हरकतें की हैं इसका एक ही जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार पॉलिटिशियंस नहीं है, चाहे वो जितने करप्ट क्यों ना हो, जितने निकम्मे नलायक क्यों ना हो, चाहे वो जितने डिवाइडेड क्यों ना हो। इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक ही एंटिटी है, वो आपको पता है कौन है। इन्होंने पहले 1971 में भी इसी तरह की हरकतें की जिसकी वजह से मुल्क टूट गया। उसके बाद ये बलूचिस्तान में क्या करते रहे, पीटीएम के साथ क्या कर रहे हैं, मिसिंग पर्सनस कौन है, ये सारे पॉलिटिशियनों ने नहीं किए। और अब इमरान खान की पीटीआई के लोगों के ऊपर जो पंजाब में इन्होंने जो जुल्म ढाए हैं, ये पॉलिटिशियनों ने किए। हाँ, पॉलिटिशियंस उनके साथ मिल जाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्टों के लिए, जैसे अब पीएमएलएन मिली हुई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत मिली हुई है, लेकिन उनकी ना कोई से है ना उनकी हुकूमत है। ये पहलगाम में जिसने भी ये हमला करवाया, अगर इन्होंने ही करवाया, जो कि लग यही रहा है क्योंकि पहले जो प्रेसिडेंट्स है वो यही है, यही इस तरह की हरकतें करते रहे, उसका इन्होंने इनको नहीं बताया होगा। मैं आपको याद करा दूं, उस वक्त DGISI जो थे वो यही आर्मी चीफ थे उस वक्त, DGISI। पुलवामा में भी अगर उन्होंने कराया होगा तो इमरान खान को इस बात
बात का पता नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह जब कारगिल हुआ था तब नवाज शरीफ को पता नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी शरारतें जिन्होंने करवाई वो हमेशा पॉलिटिशियंस नहीं करवाते, चाहे वो मान लिया बड़े करप्ट है, लेकिन फिर जब इनकी धुलाई होने का वक्त आता है तब ये पॉलिटिशियनों को आगे कर देते हैं। तो पहले इवन अप अंटिल 2019 जब पुलवामा का वाकया हुआ तब भी अवाम जो थी वो इनके साथ खड़ी हो जाती हमेशा, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं लग रहा। ये तो खैर एक बलोच है जिनका मैंने आपको दिखाया। जरा आपको दिखाता हूँ इधर के अभी कल लकी मरवत में क्या हुआ। ये लकी मरवत केपीके का एरिया है, वहां पर लकी मरवत की पुलिस जो है उसका पाक फौज के साथ स्टैंड ऑफ हुआ और वो उनको गालियां दे रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जुल्म ढाने आ जाते हैं, आप जरा बॉर्डर पे जाए ना, वहां पे लड़ें जहां पे लड़ने की जगह। सुनिए जरा, बड़ी लंबी वीडियो है लेकिन मैं थोड़ी सी चलाऊंगा। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक से करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मरद पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। तो इन्होंने इसको ऑब्वियसली एक एथनिक इशू बना दिया पंजाबियों का, और ऑब्वियसली पूरे मुल्क के दिलों में पंजाबियों के खिलाफ इन्होंने नफरत डाल दी है अपने करतूतों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। इसी तरह एक और पठान साहब की वीडियो कल से वायरल हुई हुई है, जरा वो भी देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। इंडिया वालों, अगर इस बार पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। अगर कोई अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को समझता है उसके मुंह के ऊपर एक ये तमाचा है कि जो बड़े बड़े बुलंदो वाला दावे किए गए थे जब इस मुल्क को बनाया गया था, क्या क्या दावे किए गए थे। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ये बाद में मुझे समझ आई कि जो आइडियोलॉजी थी, जो फाउंडेशनल वैल्यूज थी वही गलत थी, इसके नतीजे में अब ये बिफर रहा। पहले इन्होंने 1971 चले उसका कहते हैं वो कंटिगुअस एरिया नहीं था, पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर नहीं मिलता था, इसलिए इंडिया ने शरारत कर दी। कभी कोई ये बात नहीं करते कि इन्होंने पहले वहां पे हिंदू मारने शुरू किए जो वेस्ट बंगाल में गए, और फिर इन्होंने पतलूने खोल खोल के उनके सरों पे गोलियां मारी। बांग्लादेशी कहते हैं कि तकरीबन 30 लाख बंगालियों का खून किया हमारी बहादुर अफवाज ने, और लेकिन लोअर एस्टिमेट ये है कि 3 लाख, 30 लाख नहीं 3 लाख। गजा में कितने मरे हैं अब तक? तकरीबन 50,000, उनमें से भी कोई 20-25 हजार जो हैं वो हमास के फाइटर्स हैं। ये अभी उन्होंने चुपके से स्टेटमेंट दे दी कि आधे से ज्यादा कैजुअलिटीज जो हुई हैं वो हमास की हुई हैं। हमास से खुद ये स्टेटमेंट दे दी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए औरतें और बच्चे मर गए, ऑफ कोर्स वो भी मरे, लेकिन जरा कंपेयर करें, वहां पे 50,000, यहाँ पे 3 लाख इन्होंने मार दिया। तो यूएन के मुताबिक तकरीबन 15,000 के करीब बलोचिस्तान के लोग मिसिंग हैं, और बलोचियों के मुताबिक तकरीबन 50,000 लोग मिसिंग हैं। पीटीएम वालों के साथ भी इसी तरह होता रहा, जिन्होंने पीटीएम के बारे में बात की उनकी खूब धुलाई इन्होंने की वहां पे, और अब पंजाब में भी ये काम हो रहा है। तो बहरहाल इस हालत में और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद जो मंजूर पश्तीन है, मैं वो डेटा लगा देता हूँ। मंजूर पश्तीन जो पीटीएम के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई करीब 5,000 पश्तून गायब हैं और इन्हें एजेंसीज ने गायब किया है। आप ज़रा सोचिए कि 5,000 लोग, मतलब 5,000 परिवार इस समय तबाह हैं केपीके के इस जुल्म से, और वो ढूंढ रहे हैं अपने प्यारों को, अपने बच्चों को। सोचिए। बहरहाल इस हालत में अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जी इमरान खान से एक ट्वीट दिलवाई है, और वो ट्वीट बड़ी मुबहिम सी लग रही है। उसमें उन्होंने पहले मोदी जी को पेला, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले कह दिया था ये दोबारा होगा, और फिर उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी को रगड़ दिया कि ये कभी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए इसलिए। इमरान खान को उनकी बहनों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान को पिछले 6 हफ्ते से कोई नहीं मिल सका सिवाय उनके सो कॉल्ड वकील के, जिसका नाम फैसल चौधरी है, जिसके ऊपर पीटीआई के अपने लोगों के बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं। वो नहीं मान रहे कि जो फैसल चौधरी बाहर आके बता रहे हैं वो इमरान खान के जो व्यूज हैं उनकी ट्रू रिफ्लेक्शन है। हाउएवर ये कहना मुश्किल है कि ये वाकई इमरान खान का पूरा बयान है या नहीं, लेकिन ये बयान इसलिए काउंटर नहीं होता बिकॉज उनके पास तो अंदर ना कोई अखबार जाता है, ना कोई मोबाइल फोन है, ना उनके न्यूज पढ़ने का कोई तरीका है। उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा बाहर, उन्हें तो ये सीरियसनेस का ही नहीं पता। और उन्हें क्या पता, क्या उनको एविडेंस दिखाया गया? क्या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने ये बताया कि देखें जी हम पे झूठा इल्जाम लग रहा है, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज नॉट ट्रू? तो उनको तो कुछ भी नहीं पता। तो अगर वो उन्होंने बड़े होकर कोई इस तरह का बयान दे भी दिया कि मैं चलें जरा यूनिटी
दिखाता हूँ, तो ये काम इस वक्त बिक नहीं रहा, क्योंकि आप जितने कमेंट्स देखें इमरान खान के हवाले से या जो भी इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनके नीचे आप कमेंट्स पढ़ें तो लोग कह रहे हैं कि अब हम अवाम न्यूट्रल हो गए। जिस तरह इन्होंने कहा था ना इमरान खान को उतारने से पहले या उतारने के बाद, कि जी अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो कैसे न्यूट्रल है वो हमें नजर आ रहा है कि कितने न्यूट्रल हैं। तो उसी तरह अब अवाम कह रही है, जैसे ये भी पठान भाई ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, अब हम तमाशाई बन के देखेंगे ये काम। सो इसका फायदा ऑब्वियसली एक ही कौम को होगा, इंडिया को होगा इसका फायदा, अगर वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं। मुझे नहीं पता वो करेंगे या नहीं करेंगे, अब हम देख रहे हैं। अभी कल वो मौलवी साहब की भी रात के 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि वो जी हमें 24 से 36 घंटे के अंदर इंडिया ने हम पर हमला कर देना। अब लग तो ऐसे ही रहा है। वो तो खैर है। हाँ, इमरान खान की इस अपील के बाद जो उनके छोटे भैया नेता हैं, जो उनके टच्चू पच्चू हैं, उनमें जोश आ गया है। अब एक नीलम वैली से एक इनके चेले चपाटे थे, वहाँ से शायद असेंबली के सीट पर उनको टिकट भी दी थी पीटीआई ने। वो मार AK-47 और AK-56 लेके कह रहे हैं कि यार मैं फ्रंट पे आ गया हूँ, मैं उसी पर आ गया हूँ और मैं लड़ूंगा और दिल्ली फतह करूंगा। सुनिए। तो कल हमें खान साहब का जैसे ही मैसेज मिला है, तो अभी हम अपना असला वगैरह गन साफ कर रहे हैं और इंशाल्लाह मोदी को ये बताएंगे और इंशाल्लाह अब हम इधर रुकेंगे नहीं। जब उन्होंने छेड़ लगा दिया तो अब हम फिर नई दिल्ली तक जाएंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त करके इंशाल्लाह। ये अगले मोर्चों पर वादी नीलम जो के लाइन ऑफ कंट्रोल है, उनका मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे। अब जरा सोचिए, जब इनकी फौज न फतह कर पाई दिल्ली, 93,000 फौज की पतलूने उतरी इनकी, दिल्ली वालों ने उतारी इनकी पतलूने। दिल्ली वालों का मतलब है कि मतलब भारत ने पतलूने उतारी। उसका एक टुच्चा सा नेता, टुच्चा सा लीडर भी नहीं, मतलब छुटभैया नेता कहता है कि जब दिल्ली फतह करेंगे, इन 2 बंदूकों से जिनमें वो मैगजीन भी निकाल नहीं पा रहा था इतनी जल्दी। सोचिए, ये तो हालत है पाकिस्तानियों का, जो इमरान खान को ना निकाल पाए। आप सोचिए, जब असला था बे तो जाके अब इमरान खान को ही निकाल लेता। जो इमरान खान को नहीं निकाल पा रहे हैं वो दिल्ली फतह करने की बात कर रहे हैं। क्या करें इन पाकिस्तानियों का। अब लग तो ऐसे ही रहा है कि होगा तो सही जरूर हमला, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि कितना हमला होगा। जो इंडिया के हॉक्स हैं वो कह रहे हैं कि कश्मीर की हम इस्लामी स्लाइसिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा काट के निकालेंगे। कुछ कह रहे हैं पंजाब और सिंध के बॉर्डर को भी हॉट कर दिया जाएगा। और एक खदशा ये भी है कि उधर से तालिबान भी चढ़ाई कर देंगे। अभी तालिबान लीडरशिप के साथ भी इंडिया की लीडरशिप मिली है और उन्होंने पूरा उनको ब्रीफ किया होगा। तकरीबन 120 से ज्यादा मुल्क हैं जिनको इंडिया ने रीच आउट किया। एक जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि पहले जो ट्रंप ने कहा था कि 1500 साल से ये लोग लड़ रहे हैं कश्मीर के ऊपर, सो ही शोड नो इंटरेस्ट, ही प्रॉब्ली वाजंट ब्रीफ्ड। उनको ट्रंप को कोई तरह दुनिया का नॉलेज नहीं है। लेकिन अब मार्को रूबियो ने कल डॉक्टर जयशंकर से और शहबाज शरीफ से उन्होंने फोन पे बात भी की है और दोनों को उन्होंने, जो ऑफिशियल न्यूज़ आई है वो यही आई है कि उन्होंने दोनों साइड्स को अर्ज किया है काम को और उसको डी एस्केलेट करने का। और लेकिन साथ उन्होंने पाकिस्तान को ये भी कहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तो वो तो पाकिस्तान की तो ऑफिशियल पॉलिसी है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हम कैसे उनको इंसाफ के कटहरे में लाएं। तो ये जो डबल गेम्स खेलते रहे अगेन। लेकिन उसके बाद जो ट्वीट आया हमारे विदेश मंत्री के बयान का, उस बयान में उन्होंने बताया कि मेरी मार्को रूबियो से बात हुई है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि मार्को रूबियो को हमने बता दिया है कि हम इस हमले के प्रिपरेटर्स को हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे और उन्हें जस्टिस तक लेकर आएंगे, उनका खात्मा करेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। आपने अगर विदेश मंत्री हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं उनको फॉलो किया हुआ तो ये डे 1 से यही स्टेटमेंट दी जा रही है कि हम अपने प्रिपरेटर्स को, जो हमला किया, जो इन लोगों ने किया, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको ख़त्म करके रहेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। तो ये भी मार्को रूबियो से उन्होंने यही कहा है। ये ट्वीट मैंने सबूत के तौर पर लगा दिया है कि बातचीत हुई है ऐसी। तो ये क्लियर मैसेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अब वो एक्शन कैसा होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये जो डबल गेम्स खेलते रहे अगेन, मेरा ये बिलीफ नहीं है, लेकिन मैं ये एक लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि अगर इस दफ़ा इन्होंने ये हरकत नहीं भी की, अगर किसी और फैक्शन ने या इंडिजिनस कश्मीर के लोगों ने अपने तौर पे ये हरकत की है कि जो उनके 27 शहरियों को कोल्ड ब्लड में कत्ल किया, तो फिर भी इतना बड़ा इन्हीं का फेलियर है। क्योंकि जब इनको मुंबई का डोसियर दिया गया, जो नजम सेठी साहब खुद कहते हैं कि मैं अजमल के साहब के महल्ले में गया, उसके माँ बाप से इंटरव्यू भी किया, जब पठानकोट का इनको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पठानकोट की
इंस्टॉलेशन के अंदर बुलाया उन्होंने, यानी क्या आप सरगोदा एयरबेस में इंडिया के किसी भी को अंदर आने देंगे? उन्होंने कहा चले हम ला देते हैं, हो सकता है कि इनके कंट्रोल में ना हो। तो वो लेके गए, उन्होंने उधर इन्वेस्टिगेशन की, और जब इनकी बारी आई इंडिया के टीम की पाकिस्तान आने में, इन्होंने आने से इनकार कर दिया। ये सारी हिस्ट्री मौजूद है। ऊपर से आपके ये जो ख्वाजा आसिफ है, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, जिसके हाथ में तो कुछ नहीं है, डिफेंस वगैरह सारा कुछ उधर से ही होता है, हेडक्वार्टर से ही होता है, वो दुनिया के सामने फड़ियां मार रहा है। ये तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, इनको कुछ पता ही नहीं, इनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती। वो कहता हाँ जी हम काले कारनामे करते रहे हैं अमेरिका के कहने पे, यानी आप खुद कन्फेशन कर रहे हैं, बाद में चाहे जो मर्जी पलटियां आप खाएं, लेकिन आपने दुनिया के सामने आप इकरार करेंगे हाँ हम काले कारनामे करते रहे हैं। क्या अमेरिका ने आपको कहा था कि आप कश्मीर के अंदर मुजाहिदीनों को भेजें जब वो 89 में अफगानिस्तान से उनका काम खत्म हो गया था? मुशर्रफ साहब खुद अपनी किताब में लिख चुके हैं, वजाहत के साथ इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम भेजते रहे, हम भेजते रहे, आप वी शुड। तो आपकी पूरी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए कोई भी दुनिया इस वक्त आप ट्रस्ट नहीं कर रही। यस वो ठीक है, वो दुनिया एक तरीके से चलती है, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को एविडेंस देना चाहिए, लेकिन वो आपके साथ नहीं खड़े। दूसरी जी, इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक कर दिए हैं। अभी मोहम्मद इजाब ने भी रेंट दी है, वो उसने भी ब्लॉक कर दिया, बुशा शेख, इन सारों को आग लगी हुई है और बड़ा चीखे मार रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किधर गई? मेरा 2020 में इमरान खान के दौर में यूट्यूब का चैनल ब्लॉक हो गया था, फिर उसके बाद 2023 के बाद 22-23 में तो ये पाकिस्तान के जो पीटीआई के जो जर्नलिस्ट हैं, ये इमरान नियाज खान और ये जितने भी बड़े बड़े मोहित पीरजादा वगैरह, उन सबके चैनल्स इन्होंने ब्लॉक कर दिए। आप ये हरकतें करते हैं, आपका अपना स्टैंडर्ड एक है। ये वही लोग हैं जिनको इंडिया में सेकुलरिज्म बड़ी पसंद है। मैं देख रहा था ध्रुव राठी की बड़ी तारीफ हो रही थी। आई लाइक ध्रुव राठी। आई नो इंडिया के जो राइट विंग के लोग हैं वो नहीं पसंद करते। ध्रुव राठी इज अ लिबरल एट हार्ट, और लिबरल लोग जो होते हैं वो इसी तरह की ही लाइन रखते हैं। मैं पाकिस्तान का एक तरीके का ध्रुव राठी हूँ, इन अ सेंस कि मैं लिबरल हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अपने लिबरल पसंद नहीं आते, इनको दूसरे मुल्कों के लिबरल बड़े पसंद आते हैं। उसी तरह जिस तरह इनको नोम चॉम्स्की तो बड़ा पसंद आएगा जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की को क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन इनको अपना हुसैन हक्कानी नहीं पसंद आएगा। तो उसी तरह इनको वैसे देखिए, हो सकता है कि शायद आप मेरी बातों से सहमत ना हो, आपको लगे कि मैं भी एक राइट विंगर हूं। ध्रुव राठी लिबरल नहीं है, आप मेरा पॉइंट समझिए। ध्रुव राठी लिबरल नहीं है, उसका एक एजेंडा है, उसके पीछे एक पार्टी है। आप जब उसके वीडियोस पे जाएंगे, थोड़ा जो काउंटर वीडियोस बने उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आधा सच बताकर आधा अपना एजेंडा लगाता है। दैट इज नॉट लिबरलिज्म। आप एक को नीचा दिखाते हैं, दूसरे के ऊपर दिखाते हैं, ये लिबरल की निशानी नहीं है। लिबरल के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। उसी तरह इनको दूसरे मुल्कों में सेकुलरिज्म तो बड़ी अच्छी लगती है, अपने मुल्क में इनको इस्लामी फैशिज्म चाहिए। तो इसीलिए ये लोग मुनाफिक हैं, इनकी वैल्यूज गलत हैं, इनकी डायरेक्शन गलत है, जिसका खमियाजा अब इनको उठाना पड़ रहा है। आई होप के, मेरे होप से करने से तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान टूटे, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस नहज पे लाके खड़ा किया है, इस वक्त उनकी छुट्टी होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता इंडिया जंग करता है या नहीं करता, लेकिन अगर करता है, जिससे पता चल रहा है बड़ा डर फैला हुआ है इस वक्त, ये हर एक पैर जाके जोड़े हैं। पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है अमेरिका में, उन्होंने ट्रंप से अपील की है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। इनके पास एक ही चीज है, एक न्यूक्लियर वॉर की धमकी इनके पास, जो कि अगेन ऐसा नहीं होता कि आपने एक चौकी पे हमला किया तो वो न्यूक्लियर बम चला दें, ऐसा नहीं होता। ये एस्केलेशन लैडर होती है, और स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं, मूव होती है, फिर काउंटर मूव होती है, फिर मूव होती है, फिर काउंटर मूव होती है। तो उसके बाद एक स्टेज आती है कि अगर टोटल एनाइलेशन का खतरा हो पाकिस्तान का, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वहां पे वो एटम बम चला सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर की को स्लाइस भी करना शुरू कर दें, इतना सा ले लें, बीच में बफर जोन बना लें, फिर थोड़ा सा ले लें, तो इसके ऊपर भी ये एटम बम नहीं चलाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दुनिया की जितनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, ये सारे उसके खिलाफ जाता है। मैंने एग्जांपल आपको दी है, मैं यूक्रेन रशिया वॉर को बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। वो पुतिन कहता है कि आप फ्रेंच स्कैल्प देंगे, ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो देंगे या अमेरिकन अटैकम्स देंगे तो जी हमारी रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी न्यूक्लियर। वो उन्होंने दे दिया फिर ऐसे। तो उन्होंने इसीलिए वो एस्केलेशन लैडर पे एक एक स्टेप पे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पूरा ही अंदर चले जाते हो। उन्होंने पहले दिन ही यूक्रेन को सारा सामान नहीं दिया, और अभी भी नहीं दिया, बहुत सारा सामान दे सकते थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया अगर लिमिटेड वॉर भी करता और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर को लेने की कोशिश भी करता, फिर भी ये सीधा न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के पास बात नहीं जाएगी। ये इनका ट्रम्प कार्ड है, बल्कि एक ही कार्ड है इनके पास कि बस हम न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करते रहें।
दूसरा, इनको जो ज्यादा क्रेडिबल थ्रेट है इंडिया के लिए, जो शायद इंडिया सोचने पे मजबूर हो जाए, वो ये कि क्या चाइनीज इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी ना। ऑब्वियसली डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंस की जो बात है, जैसे यूएस इंटेलिजेंस का जो रोल है इंटेलिजेंस शेयरिंग का vis-a-vis यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है, उसमें उन्होंने एक हफ्ते के लिए ट्रंप ने बंद किया ज़ेलेंस्की को मजा चखाने के लिए, जब वो उसका फरवरी में ओवल ऑफिस में बड़ी फियास्को जो हुआ, तो उसके बाद उसने एक हफ्ते के लिए बंद की, तो कुर्स्क तकरीबन पूरा का पूरा चला गया, फिर बाकी का भी चला गया यूक्रेन के हाथ से। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्रिटिकल होती है। उसी तरह चाइना की साइबर वॉरफेयर, क्या उसके लिए इंडिया प्रिपेयर है या नहीं है, ये बहुत सारी चीजें जो है ये टेस्ट केसेस होंगी, क्योंकि बैटलफील्ड के जो टैक्टिक्स हैं वो बड़े बदल गए हैं। ड्रोन का क्या वॉरफेयर होगी, क्या ये सिर्फ आर्टिलरी और हॉविट्जर और इसी चीज के ऊपर रहेगी बात? ड्रोन वॉरफेयर कितनी है, क्या ड्रोन की प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी किसकी है? लेकिन ये यूक्रेन और रशिया की तरह प्रोट्रैक्टेड और वॉर ऑफ अट्रिशन नहीं होगी। जनरल बाजवा साहब ने पूरे सहाफियों को ब्रीफ किया था कि हम इंडिया से जंग नहीं लड़ सकते, हमारा तेल नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा, 8-10 दिन से ज्यादा हम जंग नहीं लड़ सकते। तो कोई सिचुएशन बड़ी नहीं है, बल्कि मजीद। देखिए, चाइना की जहां तक बात है, अभी किसी चाइना के थिंक टैंक ने कह दिया कि नहीं, चाइना जो है वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी की पूरी सुरक्षा करेगा और उसको छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तानी इस पर बड़े खुश हो रहे हैं। पाकिस्तानियों खुश मत होना, चाइनीज भी किसी के सगे नहीं है, याद रखना मेरी बात। चाइनीज किसी के सगे नहीं है। चाइना कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इंडिया के साथ अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अगर किया तो मामला वैसे ही गर्म है, चाइना के और बैंड बजेगी। तो चाइना अभी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो किसी तरह के मिलिट्री या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में भारत के साथ पड़े। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि चाइना के साथ हमारा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा, अब उसमें टाइम है, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी फंसा हुआ है। अगर इकोनॉमी उसकी खराब हो रही है, अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हो रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत जैसे देश के साथ लड़ाई मोल ले, क्योंकि इससे उसका और ज्यादा नुकसान होगा। तो ये है। हालांकि भारत की नजर भी पूरी एलएसी पर है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको छोड़ दिया है, पाकिस्तान की तरफ मूव कर लिया, नहीं नहीं नहीं। हमारी तैयारी टू फ्रंट वॉर की बहुत लंबे समय से चल रही है, 1962 के बाद से। सोचिए, बल्कि मजीद खराब ही हुई है, क्योंकि आप आइसोलेट हुए हैं। टर्की का आपने ड्रामा किया कि टर्की ने आगे में बड़ा कुछ दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। टर्की की ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई 100-200 ड्रोन्स उनको दे दिए हो। सो नेवी पाकिस्तान की नॉन एग्जिस्टेंट है तकरीबन। सो आई डोंट नो ये जंग होगी या नहीं होगी, या ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड इतना किया जाएगा कि कम से कम ये जो हाफिज है इसको कम से कम चेंज जरूर करना चाहिए। ज्यादा बेहतर तो यही होगा कि जो इसका होल्ड है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या पूरे पाकिस्तान के स्टेट के अपरेटस के ऊपर, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर ही पाकिस्तान आगे जा सकता है, वरना आगे नहीं जा सकता। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही पीटीएम के लोगों से बात कर सकते हैं, वही बलोचिस्तान के लोगों से बात कर सकते हैं। ये जो बंदूक की जो सियासत क्या है, जो बंदूक की धौंस इन्होंने जमाई है लोगों के ऊपर, बाकी जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं आपकी बलोचिस्तान में या केपीके में, इससे बात आगे नहीं बनेगी। अगर ये जंग हो जाती है तो तालिबान उधर से शुरू हो सकते हैं, और पाकिस्तान आपको पता है इतना बड़ा पतला सा मुल्क है और 800-900 किलोमीटर उसकी विड्थ है, ये बड़ी जल्दी से बड़े आराम से सैंडविच हो जाएंगे। और आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट कि पोस्ट वॉर पाकिस्तान का मैप क्या होगा। हाँ, इमरान खान के हवाले से जो ट्वीट की, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। एक तो नहीं लगता कि ये इमरान खान की तरफ से आई हो कि उन्होंने कोई खास बात नहीं की। दूसरा, उन्होंने उर्दू में एक बयान दिया है, उर्दू में भी एक ट्वीट की है, वो थोड़ी डिफरेंट है, जान के उन्होंने डिफरेंट ऑडियंस को एक तरीके से वो मुखातिब हो रहे हैं। एक में वो इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश में उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की है मोदी जी के लिए, लेकिन उर्दू की ट्वीट में ये उनकी सोशल मीडिया की टीम है वो रगड़ती है। पता नहीं, ये भी हमें नहीं पता कि क्या ये उन्होंने किया या उनकी सोशल मीडिया टीम ने किया। इसमें वो बात कर रहे हैं इंटरनल मामलों के ऊपर कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया है एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की औरतों के साथ, पीटीआई के लोगों के साथ। सो आई डोंट नो, ये मिक्स्ड मैसेज आ रहा है। अगर खाली इंग्लिश मैसेज तक बात रह जाती तो शायद लोगों में कंफ्यूजन आई थी कि क्या इमरान खान कह रहे हैं लोगों को कि इकट्ठे हो जाओ हाफिज साहब के पीछे, लेकिन जो उर्दू में जो उन्होंने मैसेज दिया, उस मैसेज में उन्होंने तनकीद की है हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया। सो मुझे नहीं लगता कि अवाम मुत्तहिद है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितना
प्रो पीटीआई लोगों के कमेंट्स देखें तो उसमें तो या तो वो न्यूट्रल हो रहे हैं, सारी बात है पाकिस्तान से वो भी प्यार करते हैं, वो पाकिस्तान को खराब होता नहीं देखना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि अब हमने इनके साथ नहीं खड़े होना, जंगे ये शुरू करते हैं, छेड़खानियां ये शुरू करते हैं और ऊपर से अपनी आवाम के ऊपर भी जुल्म ये करते हैं और एंड में हमारे पास आ जाते हैं। आप इमरान खान से वीडियो का पैगाम दिलवाएं, फिर पता चल जाएगा। इमरान खान को बाहर लाएं एक हफ्ते के लिए, देखें तो उसको पता तो चले कि हो क्या रहा है। ना उसके पास मोबाइल फोन है, ना उसके पास अखबार जाता है, उसको तो पता ही नहीं है। वो तो जो वकील जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी फीड करेगा, वो उसी के ऊपर वो कमेंट दे देंगे। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। चलें देखते हैं ये वीडियो जब तक आएगी, क्या पता इंडिया का ऑपरेशन शुरू हो चुका हो या फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको मेरी ये वीडियो चले अभी तक तब तक तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, अभी तक तो कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ स्टेप्स लिए जा रहे हैं डिप्लोमेटिकली, जो बिजनेस के लिहाज से है, आइसोलेट करने की जो चीज़ें हैं हमारे पास, हम उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं आइसोलेट करने के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पाकिस्तान का होगा क्या। पाकिस्तान एक कौम नहीं है, हुजूम है। और अभी जब ये बात चल रही है अलहदगी की, बलूचिस्तान KPK और ये, तो अभी एक अख्तर मेंगल का बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो BNP के लीडर हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, नेशनलिस्ट पार्टी या नेशनल पार्टी के, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी के, और बड़ा नाम है उनका। एक बयान वायरल हो रहा है और उसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी क्या है और नहीं है। और दूसरा, दो पश्तून लीडर्स, दो या क्या 3 पश्तून लीडर हैं, एक खान अब्दुल गफ्फार खान के शायद पोते हैं या जो भी हैं, एक वो हैं, एक और एक पश्तून लीडर हैं, और तीसरे जो है वो मंजूर पश्तीन हैं। इन तीनों की बात मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए क्या कह रहे हैं कि जब जंग अगर मान लीजिए शुरू हो जाती है भारत के साथ, तो पश्तून क्या करेंगे, पठान क्या करेंगे। और ये खुलेआम मीडिया के ऊपर बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई लुकी छिपी बात है, कोई सीक्रेट बात है, ये माइक के ऊपर खुलेआम बोला जा रहा है। सुनिए। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया, वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंदाड़ी सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जंग साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठी हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दे कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ेंगी। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की अस्मत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज थी। ये भी इसके साथ और कुछ सुनना है तो जनरल साहब कहो, हम आपकी और भी तारीख के दौरान से नहीं करेंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ।
लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। इंडिया वालों, अगर इस बार पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। तो इन बयानों से क्या उम्मीद लगती है पाकिस्तानियों? यह बयान क्लियरली है कि आपको नकारा जा रहा है। पश्तून, पठान, बलोच आपको एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। याद है? एब्सोल्युटली नॉट। तो इधर से बलोचों के नेता भी आपको एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं और पश्तून, पठान भी एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आपकी जंग होगी तो पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी को लड़ना है और पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी लड़ नहीं सकती। सरेंडर का आपका इतिहास रहा है तो आपका इतिहास दोहराया जाएगा। बाकी जितना, देखिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है भाई। ज्यादातर पाकिस्तानी तो मानते नहीं है कि 93,000 का सरेंडर हुआ था। मत मानो, उससे क्या। दुनिया के पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, दुनिया मानती है ना। आपसे हमें कोई मतलब नहीं, आपको मानना है मानो। हाँ, अंदर ही अंदर आप ये जरूर जानते हैं कि यार यस, सरेंडर तो हुआ है। भले ये साले लड़ मर जाते, हथियार नहीं डालते, सरेंडर नहीं करते, भले लड़ते हुए पकड़े जाते, वो भी एक डिफरेंट चीज थी, लेकिन सरेंडर हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर है। और ये शर्मिंदगी, ये जलील होना आपका जारी रहे। जब तक हम हैं तब तक आपको जलील हम करते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे इस 93,000 सरेंडर की, जनरल नियाजी की याद हम दिलाते रहेंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा दोस्तों, बातें तो इसमें काफ़ी करने की। अख्तर मेंगल ने सरेंडर याद करवा दिया। आज ही ना मैं इसके बारे में बात करता चलूँ। आज ही फेसबुक पर ना मैं 2 दिन पहले एक पोस्ट आई थी कि जारी बात है, हमारी कंपनी जो है, कंपनी मतलब हमारी आर्मी जो है, उसके भी टाउट्स हैं। उन्होंने बकायदा खरीदे हैं, खरीद कर फेसबुक, ट्विटर, मतलब जहाँ जहाँ सोशल मीडिया वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। आर्मी को बड़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं, आसम मुनीर ये, तासम मुनीर वो, तासम मुनीर ये, तो फलां टमकान, मतलब जो बकवास कर सकते हैं बड़ा चढ़ा कर रहे हैं। तो मैंने ना 1-2 रिप्लाई किए। एक अंकल थे फेसबुक पर ही, उनको रिप्लाई किया। 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने सिर्फ इतना कह दिया 93,000 सरेंडर वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतनी उसको मिर्चें लगी, पता नहीं वो कौन था। उसने मेरी प्रोफाइल चेक की। अब मैंने तो प्रोफाइल इतनी को बनाई नहीं थी तकड़ी, मैं इतना यूज़ नहीं करता। बस बाई द वे ना यूँ समझा कि मैं फेसबुक को चला गया। उस कितनी मिर्चें लगी उसने मुझे, लानती ये वो, फलां ढमकान क्या क्या कहा। मैंने कहा आप ना सारी बातें छोड़ें, आप मेरे साथ ना डिबेट कर लें। डिबेट क्या करनी है कि 93,000 सरेंडर पर और आर्मी के करतूतों पर। तुम इधर के हो ही नहीं, तुम इजराइल के एजेंट हो, तुम इजराइल के एजेंडे पर हो, तुम इंडिया के एजेंडे पर हो, तुम पाकिस्तानी हो। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं मान लेता। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 93,000 सरेंडर क्यों किया, वो किसके एजेंडे पर सरेंडर किया? अभी तक रिप्लाई नहीं आया। ये एक ऐसा तमांचा है पाकिस्तान। ये वो जो जनरल आसम मुनीर कह रहे थे कि अपनी वीडियो में कि जी पाकिस्तानियों को, बच्चों को कहानियाँ सुनाओ। और क्या कहानियाँ सुनाएं? ये कहानियाँ सुनाएं कि दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हमने बना दिया सरेंडर करके। ये कहानियाँ सुनाएं। ये कहानी सुना जनरल रानी एक थी, अख्तर कलीम, नूर जहां, जब बांग्लादेश में आग लगी हुई थी और जनरल याह्या खान की रातें रंगीन कर रही थी। ये कहानियाँ सुनाएं। और उस जनरल याह्या खान की वजह से हमारा बांग्लादेश अलग हो गया। ये कहानियाँ सुनाएं। हमारा एक राइट हैंड टूट गया और फिर आज टूटने के कगार पर है। ये कहानियाँ सुनाएं।
जी पाकिस्तान की कहानियां अपने बच्चों को सुनाओ। हो आज सुना क्या सुना, राइट हैंड तोड़ दिया आपने हमारा, बांग्लादेश अलग हो गया। जनरल रानी इतनी मशहूर है, नूरजहां, रातें गाने चल रहे थे, जिन रातों में बांग्लादेश जल रहा था उन रातों में हमारे इस्लामाबाद GHQ में गाने नाच गाना हो रहा था। ये कहानी सुना है क्या सुना? असलम भाई सुनाओगे ये कहानी? तो ये काफी कह लें कि हमारे तोड़ा किसने था? लोगों ने कहा है, तोड़ा तो खैर भाई ये कह लें कि सभी को पता है किसने तोड़ा था, किसका मैंडेट चोरी करके शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाया गया और उसके बाद जो है वो अलहदा हुए और उन्होंने अपनी तहरीक चलाई और मुल्क जो है वो अलहदा कर लिया। तो उनका मुद्दा भी यही था कि भाई आप उधर रहो, आप उधर हुकूमत करो, हम इधर हुकूमत करते। तो उनका यही था, उनको फर्क भी नहीं पड़ा। सेम वही बात है, इमरान खान ने सही कहा, इमरान खान सही सेम वही कहानी चली हुई है। 17 MMA सिर्फ नून लीग है, 17 और PTI के कितने तो 120 के 30 MN हैं, 17 वाले गवर्नमेंट कर रहे हैं। यही सेम सिचुएशन उस वक्त थी कि जो था ना भुट्टो की कितनी सीटें थी? 85 इतनी थी, 80 और दूसरे की 100 से ऊपर थी मुजीबुर रहमान की। और हुकूमत किसको दी गई? जिसकी सीटें कम थी, भुट्टो को। मैंडेट जिसका नहीं था। और नतीजा क्या निकला? लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई, लोगों ने अलग डिमांड करना शुरू कर दिया। आज भी सेम वही चल रहा है। KP में PTI की हुकूमत, कश्मीर में PTI की हुकूमत, इधर MP है ज़्यादा अपना PTI के, पंजाब में हुकूमत नून लीग की 17 MN सिर्फ उसके, और आज हुकूमत कर रही है। इससे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। कहानियां सुनाना हमारे पाकिस्तान की। जिस हिसाब से हमारे उसके अलावा काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं जिन्होंने कहा कि कहानियां सुनाएं। उन्होंने कहा कि क्या कहानियां सुनाएं कि आप रात को घुसते हैं और घुस के हमारे जो घर है और चार दीवारी उसका तकद्दुस जो है पमाल करते हैं और लोगों को उठा कर ले जाते हैं, भाइयों को उठा कर ले जाते हैं, माओं को उठा कर ले जाते हैं, बहनों को उठा कर ले जाते हैं। ये कहानियाँ सुनाएं। काफ़ी मैंने वीडियोस ऐसी देखी हैं टिकटॉक पर, यूट्यूब पर। और लोग जो हैं बलूचिस्तान में, अब तो पंजाब में भी ये सिलसिला चल निकला है कि लोगों को उठाया जाता है और गैब कर दिया जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ पे गए हैं। अभी कुछ देर पहले अली जई जो है उसका भाई जो है वो भी नामालूम अफराद ने भाई मार दिया बेचारे को, शहीद कर दिया। हाँ, उसको भी कह लेके शहीद कर दिया है। तो ये भी बड़ी अफसोस वाली बात है। ये कि जो सच बोलता है, कहानियाँ मैं क्या सुना, यहाँ पे तो 93,000 है हर पहले तो हमें नहीं पता था, अब तो हमें भी पता है कि भाई 93,000 जो है उन्होंने सरेंडर किया है। ये कहानियाँ जो सुनानी चाहिए हमें। इमरान खान जिसने 3-4 दफ़ा बोल दिया है कि जिस डगर में आप जा रहे हो ये मुल्क फिर आप मजीद तोड़ोगे, तो वही उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इनको परवाह नहीं है किसी को, ये बस कह रहे हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं वो ठीक है, आप हमारी बात माने, बाकी किसी की भी बात ना माने। बाकी पश्तूनों के बारे में बात है। अच्छा, बात एक आगे ध्रुव राठी के बारे में, वो बात कर रहा था हैरस कि मैं पाकिस्तान का ध्रुव राठी हूँ। तुम ध्रुव राठी के जूते के बराबर नहीं हो, वो जो पैर में पहनता है। ध्रुव राठी जो पाँव में जूता पहनता है उसके बराबर नहीं हो। हैरस सुन लो, तुम एक कमीने दोगले बंदे हो। चलो खैर, इतनी इसकी काफ़ी है, आगे चलते हैं। लोग साहब ने कहा लिबरल नहीं है, वो एक एजेंडे पर है। मतलब उसके लोग साहब के कहने का मकसद ये था कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है और उसी के हक में बोलता है और बीजेपी को रगड़ा लगाता है। असल में ना इन सब बीजेपी वालों को मिर्चें लगी हैं। मिर्चें क्यों लगी हैं? इस 400 पार का नारा था मोदी साहब का 400 पार का नारा, लेकिन नहीं हो सका। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये ध्रुव राठी है। बहुत इसने असर डाला, बहुत इसने बुनियादें हिला दी बीजेपी की, इस ध्रुव राठी के अकेले ने 400 के पार का नारा भस्म कर दिया, इसने राख कर दिया।
तो बाकी बात आई कांग्रेस, और उसके दौरान उसकी वीडियोस भी काफ़ी आई थी, बड़ी आई थी। बाकी बात आई कांग्रेस मैन उसके होने की, इसके कोई ना कोई शवाद है, लोग सर्कल है, किसी के पास कोई शवाद नहीं है। वो काउंटर वाली वीडियो हमने देखी थी, क्या उसका नाम था यार जिसने काउंटर किया था उसको, मिश्रा शायद कोई इस तरह का नाम था। उसको तो सही तरह इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, उसकी इंग्लिश की कितनी गलतियाँ ध्रुव राठी ने जब काउंटर किया था तब की थी, निकाली थी, वो काउंटर करना चला था। तो बाकी ये आपका अंदरूनी मामला। ध्रुव राठी एक अच्छा यूट्यूबर है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मतलब कि बीजेपी को रगड़ा लगाता है, लेकिन एक और बात है कि बात उसका ना उससे रिसर्च बहुत ज़्यादा ठीक है, उसने जितनी भी वीडियोस बनाई, लेकिन उसके मुकाबले का यानी कि उसके जो आगे ना उसको यानी कि झूठा साबित करने वाला मैंने आज तक यूट्यूबर इंडिया में नहीं देखा। क्योंकि तसल्ली के साथ अगर प्रूफ के साथ अगर उसको कोई झूठा कर सका तो ऐसा कोई यूट्यूबर जो है ना दिखने को नहीं मिला वहाँ पे। तो बाकी भाई जो भी मामला जो हालात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान टूट सकता है। तो ये वो भी आरस भी कह रहा था कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो न्यूट्रल है। तो मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना अपने मुल्क के इदारों, अपने मुल्क के हुक्मरानों से खफा है। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि खुद मैं यही समझता हूँ कि भाई अवाम जो है ना उसके साथ इतनी ज़्यादा पहले की निस्बत अब उतनी अवाम जो है नहीं खड़ी आर्मी के साथ। हाँ, आर्मी के साथ से 10 से 15% अवाम है नहीं खड़ी उसी तरह। 80 से 90% अवाम मुझसे नफरत करती है। भाई ये कोई वीडियो आती है ना तो उसके नीचे कमेंट से पता चल जाता है कि कौन उनके हक में खड़ा है, कौन उनके साइड पे खड़ा है। तो ऐसा कह लें कि अवाम जो है ना पहले की निस्बत आप उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी है। और अब तो उन्होंने शुगल मेला बनाया हुआ है इस लड़ाई का भी, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अब पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन मेरे नज़दीक हो सकता है। और एक बात जो है ना आलोक सर ने बड़ी पायदार की है, ये मैं मानता हूँ, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हुक्मरान हैं चाहे वो आम जनता जो है ना, ये बड़ी कहती रहती है कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती जो है वो समंदर से गहरी, हिमालय के पहाड़ों से ऊंची, और पता नहीं क्या क्या डायलॉग जो है बोलते रहते हैं। लेकिन ये हकीकत बात है कि चाइना जो है ना कारोबारी ज़हन है उसका, वो ज़्यादातर अपना मकसद जो है ना हासिल करने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद अपने मुल्क को आगे ले जाना है, उसका कोई मकसद नहीं ये हमारा भाई बहुत सगा है, ये हमारा बहुत कह लो कि दोस्त है। ये हकीकत बात है कि आलोक सर ने जो भी कहा है कि वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। चाइना जो है, चाइना किसी का भी सगा नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। पहले मैं भी समझता था कि चाइना भाई पाकिस्तान का सगा है, लेकिन वो बिल्कुल सगा नहीं है। चाइना और ना किसी का चाइना सगा हो सकता है, ये हकीकत है। चलो जी, मिलता है।